हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोही में पदस्थापित हूँ। पिछले वीडियोज में अपन ने हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन उसी क्रम में कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो भारतीय दंड विधि का जो संहिताकरण हुआ उसका क्या इतिहास रहा और उसके पीछे क्या उसके उद्देश्य रहे, वो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी विषय को, संहिताकरण का मतलब है किसी विषय को इकट्ठा करना, उसको संकलित करना, व्यवस्थित रूप से उसको इकट्ठा करना या उसको एक रूप लाना। जैसे कोई विषय जो अलग अलग अव्यवस्थित रूप से अलग अलग जगह बिखरा हुआ हो, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसमें एक रूपता लाने को ही अपन संहिताकरण के नाम से जानते हैं। तो दंड विधि के संहिताकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्राचीन काल में जो विधि का जो रूप था वो अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश में अलग अलग विधियों के अकॉर्डिंग उसका प्रवर्तन किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मणों, हिंदुओं के लिए मनुस्मृति के आधार पर न्याय व्यवस्था होती थी और मुसलमानों के लिए कुरान के आधार पर न्याय व्यवस्था होती थी। और यदि किसी विधि के विषय पर यदि राय लेनी होती थी तो मौलवियों, पंडितों के आधार पर राय ली जाती थी, जो कि वो मनमानी और मतलब भेदभावपूर्ण हुआ करती थी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विधि के संहिताकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो विधि के संहिताकरण में जो सबसे अहम भूमिका जो थी, सबसे अहम जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, वो था लॉर्ड मैकाले साहब। तो लॉर्ड मैकाले साहब का संहिताकरण के प्रति जो रुझान था, जो विचार थे, वो बहुत उच्च श्रेणी के विचार थे और उन्होंने बहुत गहराई से बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया। भारतीय विधियों का भी अध्ययन किया, विदेशी विधियों का भी अध्ययन किया, ब्रिटिश विधियों का अध्ययन किया। ब्रिटिश संहिताकरण के क्रम में अपन देखते हैं कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1833 में एक चार्टर अधिनियम पारित किया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि 1834 में एक लॉ कमीशन का गठन किया जाए, जो कि भारत के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग का गठन करने की सिफारिश थी। तो उस सिफारिश के अनुसार ही 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब थे। विधि आयोग के जो 3 सदस्य थे वो थे मैकलायड, एंडरसन और मिलेट। तो प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन का जो मुख्य कार्य जो था वो था सभी विद्वान विधियों तथा पुलिस संस्थाओं की अधिकारिता, शक्तियों एवं नियमावलियों और ब्रिटिश भारत में प्रवर्तित विधियों का अन्वेषण करना। तो ये मुख्य कार्य प्रथम विधि आयोग का मुख्य फंक्शन था कि जो भारत में प्रवर्तित विधि है उनका अन्वेषण करे, उनका मूल्यांकन करे और उसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत करे। तो लॉर्ड इसी को स्पष्टीकृत करते हुए लॉर्ड मैकाले साहब ने कहा कि भारत में जो आवश्यकता है संहिताकरण की, वो अन्य देशों के बजाय भारत में आसानी से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो संहिताकरण को करने में, दंड विधि का संहिताकरण करने में जो भागीदारी निभाई थी लॉर्ड मैकाले साहब ने, वो एक अपूर्णीय योगदान था। और जो दंड संहिता को तैयार करने में न केवल ब्रिटिश विधि और भारतीय विधि का ही पुनरीक्षण किया,
बल्कि इसमें लिविंगस्टोन की लुसियाना कोड, नेपोलियन कोड से भी कुछ अंशों इसमें लिए गए हैं। तो संहिता का प्रारंभिक प्रारूप, पहला जो प्रारूप था, पहला जो ड्राफ्टिंग थी, वो 14 अक्टूबर 1837 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल में पेश किया गया था। उसकी प्रति सम्राट के न्यायाधीशों को भी उपलब्ध कराई गई और प्रमुख विधि परामर्शियों को भी उसकी प्रति दी गई थी। उसके बाद में उसको रिवाइज पुनरीक्षित 26 अप्रैल 1847 में किया गया, जिसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में पेश की थी, 1846 और 1847 के अंतर्गत। उसके बाद में उसको पुनरीक्षित करने का कार्य बैथून और पीकॉक ने भी किया था। इन्होंने भी उसका दंड संहिता का, दंड प्रक्रिया, दंड विधि का निष्कर्ष रूप में काफी योगदान दिया था। 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में दंड संहिता के प्रारूप को पेश किया गया था। अंतिम प्रारूप जो था उसको 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता को अंतिम रूप से पारित किया गया था। और आज वही 1860 की जो दंड संहिता है वो प्रवर्तित है। तो भारतीय दंड संहिता के प्रवर्तित होने के बाद से संपूर्ण भारत में दंड विधि का एक सार्वभौमिक डॉक्यूमेंट्स बन चुका था। और उससे पहले जो भी मतलब भारत में प्रवर्तित दंड विधियां थी वो सब का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उन सब के लिए एक ही आधारभूत विधि थी, वो थी भारतीय दंड संहिता 1860। उसके बाद में वही प्रवर्तनीय थी। लेकिन धीरे धीरे समय का विकास हुआ और आगे चलकर ये आज की तारीख में भारतीय दंड संहिता की जो समाज की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने में असक्षम है, क्योंकि आज नए नए अपराधों का निर्माण हुआ है, नए नए अपराध अस्तित्व में आए हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर क्राइम है, साइबर क्राइम है, सफेद पोश अपराध है। इन तमाम अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में किसी तरह का उस समय कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस समय ये कल्पना नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में इस तरह के भी कोई अपराध हो सकते हैं। और अभी वर्तमान में अपराधी के व्यक्तित्व की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित है, क्योंकि आज का जो समय है वो अपराधी को एक पेशेंट की तरह, मतलब एक बीमार की तरह देखता है, जो कि उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मतलब उसको इलाज की आवश्यकता है, ना कि तो जैसे कि कुछ विधि शास्त्री कहते हैं कि अपराधी से घृणा नहीं, अपराध से घृणा करो। तो अपराधी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, अपराध से घृणा करो। इसलिए मतलब जो अपराधी है उसका व्यक्तिकरण किया जाए, उसको सुधारा जाए। तो रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी जो है वो अभी वर्तमान समय में इम्प्लीमेंट की जा रही है और उसी के आधार पर अपराधी का विकास और अपराधी को सुधारने की प्रवृत्ति प्रचलित है। इसीलिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ आंशिक संशोधन किए गए हैं, जो कि अपराधी के व्यक्तिकरण की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है।